क्या वायग्रा लेना सही है? वायग्रा खुद से लेना गलत है। अगर आपको प्रॉब्लम है तो ही लेना है, प्रॉब्लम नहीं है तो नहीं लेना है। तो क्या पिल हम्म। का सेवन करना कंटिन्यू, क्या वो सही हम्म। है एक महिला के लिए? लेकिन अब आप इसको रेगुलर यूज में ले आए तो रेगुलर यूज करना लड़की के लिए तो नुकसान करेगा ही। आगे फ्यूचर में अगर वो बच्चा करना चाहेगी तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत सारी लड़कियां क्या करती हैं कि सैनिटरी पैड का इस्तेमाल नहीं करती हैं, गंदे कपड़े का इस्तेमाल कर लिया, पोंछ लिया इधर उधर। वो सब नहीं करना चाहिए, सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करना चाहिए। लोग कहते हैं कि मस्टरबेशन करने से बहुत कमजोरी हो जाती है, ठीक है, आगे चलकर फ्यूचर में दिक्कत होगा। मैंने बचपन में बहुत मास्टरबेट किया, मुझे अर्ली डिस्चार्ज हो जाता है। एक नॉर्मल इंसान कितने टाइम, मतलब कितना उसका टाइम होता है सेक्स का, वो कितने टाइम तक वो सेक्स कर सकता है? रफ सेक्स में इन्वॉल्व नहीं होना है। अगर ऐसी एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व होंगे तो आप हो सकता है अपने प्राइवेट पार्ट्स को इंजर कर सकते हैं। हमारे साथ डॉक्टर अनिमेश जुड़े हैं। तो आज हम सेक्स से रिलेटेड जो भी लोगों के सवाल होते हैं, जो वो किसी के बातों में सुनकर वो कुछ भी उपचार करने लगते हैं, और जैसे सोशल मीडिया पर कुछ सुना, इंस्टाग्राम पर वीडियो देखा, उपचार करने लगते हैं। तो मैंने सोचा कि आज एक एक्सपर्ट से बात करते हैं, डॉक्टर से बात करते हैं। जो भी सेक्स की समस्याएं होती हैं, जो आदमी एक किसी से खुलकर बताता नहीं है, वो गूगल पर सर्च करता है और उसे वाजिब जवाब नहीं मिल पाता है। तो सबसे पहला सवाल सेक्स से ही रिलेटेड है। क्या वायग्रा लेना सही है? देखिए, अगर किसी को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम है और आपके डॉक्टर उस बीमारी को एसेस करते हैं, देखते हैं, आपकी जो कंप्लेन है उसको सुनते हैं कि आपको एक्चुअली में प्रॉब्लम है कि नहीं है, और फिर उसके बाद आपको प्रिस्क्राइब करते हैं, तो लेना गलत नहीं है। लेकिन वायग्रा खुद से लेना गलत है। खुद से नहीं लेना चाहिए। लोग जाते हैं मेडिकल शॉप पे और जाके ले लेते हैं, और फिर धीरे धीरे करके उनको उस पे उनकी आदत लग जाती है। फिर उस डोज पे काम नहीं करता है, वो बाद में डोज बढ़ाना पड़ता है तो वो खुद से डोज भी बढ़ा देते हैं। हम्म। और जब ऐसे करते करते साल 2 साल में डोज इतना ज्यादा बढ़ जाता है उसका कि फिर उसके साइड इफेक्ट आने शुरू होते हैं, और फिर ऐसी प्रॉब्लम होती है कि डॉक्टर भी सॉल्व नहीं कर पाता है। तो आप इस चीज को समझना होगा हमें हम्म। कि अगर आपको प्रॉब्लम है तो ही लेना है, प्रॉब्लम नहीं है तो नहीं लेना है। कहने में आके कि अरे मैंने किसी ने, जैसे मान लीजिए कोई फ्रेंड है आपका और वो बोलता है कि मैंने लिया है और बहुत अच्छा लगा, इसका मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला, हम्म। तो आप भी, तुम भी ले लो। तो नहीं लेना चाहिए ऐसे, बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। आप डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, अपनी प्रॉब्लम बताइए, डॉक्टर अगर प्रिस्क्राइब करता है तो ही लेना चाहिए, ऐसे नहीं लेना चाहिए। ठीक है, जो आपने बताया कि और जी। वायग्रा में सिल्डेनाफिल होता है। हम्म। सिल्डेनाफिल आजकल नहीं देते हैं, आजकल टाडालाफिल देते हैं। टाडालाफिल का अच्छा इफेक्ट देखा गया है विथ कम साइड इफेक्ट। हम्म। साइड इफेक्ट कम होता है और इफेक्ट अच्छा रहता है। हम्म। तो इसलिए सिल्डेनाफिल जो वायग्रा में होता है वो नहीं देते हैं, टाडालाफिल देते हैं। अगर इसका कई बार वीडियो देखकर लेना शुरू नहीं करना है आप लोगों को। हम्म। टाडा की डॉक्टर ने टाडाफिल बताया है और धड़ल्ले से लेना शुरू कर दे, ऐसा नहीं करना है। हम्म। डॉक्टर से जाके मिलना है और जब बोलता है डॉक्टर तो लेना है। जैसे आपने बताया कि प्रॉब्लम होता है तब डॉक्टर बताते हैं फिर लेना चाहिए, क्या उस हाँ। प्रॉब्लम का और सॉल्यूशन वायग्रा ही है? अगर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम है तो टाडालाफिल बहुत अच्छा काम करती है। मैंने ऐसे मरीजों को ट्रीट किया है जो कि जिनकी मैरिज जो है लास्ट नहीं कर रही थी, डिवोर्स होने वाला था हम्म। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम की वजह से। क्योंकि अब मैरिज में अगर सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं होगी तो वो मैरिज लास्ट नहीं करेगी, बिल्कुल। क्योंकि फीमेल है, पार्टनर उसको सेटिस्फाई नहीं होगा पाएगी वो तो मैरिज को। बहुत सारे ऐसे मैरिज मैंने देखे हैं जो कि इस कगार पे आ जाते हैं। तो मैं, अब एक गोली खाने से आपका मैरिज ठीक हो रहा है, और उसको आप अगर आप सही डोज में सही ड्यूरेशन के लिए देंगे तो उसका साइड इफेक्ट नहीं होगा। जैसे टाडालाफिल की बात करें तो 2.5 mg, 5 mg, 10 mg, 20 mg की भी गोली आती है। किस हम्म। टाइम पे कितना डोज लेना है और इसे कैसे छोड़ना है, हम्म। पूरा इलाज होने के बाद किस तरह से हम इससे छोड़ दें टैबलेट को, ये आपको एक डॉक्टर ही बता पाएगा। आपके वेट के हिसाब से आपकी प्रॉब्लम कंप्लेन को जान के वो सही डोज देगा और सही ड्यूरेशन बताएगा कि इस ड्यूरेशन के लिए आप इतने दिन के लिए इतनी डोज की टैबलेट लो। हम्म। तो आप खुद से नहीं लेना है, डॉक्टर से पूछ के लेना है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम इससे सॉल्व हो जाती है। ऐसा प्रॉब्लम और क्रिएट
साथ में काउंसलिंग की जरूरत भी पड़ती है, क्योंकि कुछ लोगों को साइकोसेक्सुअल प्रॉब्लम होती है। कुछ लोगों की साइकोसेक्सुअल मतलब घर में स्ट्रेस की प्रॉब्लम है, वाइफ से झगड़े हो रहे हैं, और हम्म। उस वजह से भी ऐसे लोग मिले हैं मुझे जो कि जिनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन इस वजह से भी हो जाता है, स्ट्रेस लेके। और हम्म। जैसे ही मैं बोलता हूँ कि अपनी वाइफ के साथ तुम रिलेशन अच्छे रखो, घूमने जाओ, बात करो, थोड़ा सा कूल डाउन रखो माहौल को, हम्म। तो डेफिनेटली उसका इलाज बिना किसी मेडिसिन से भी हो जाता है। हम्म। अ, एक और भी केसेस बहुत देखा गया है कि आजकल ट्रेंड में भी है कि हमने सेक्स किया और लड़की जो सामने वाली हमारी जो भी है कोई, उन्हें पार्टनर। पिल्स ने खिला दिया, पार्टनर जो है पिल्स खिला दिया। तो क्या पिल्स हम्म। का सेवन करना कंटिन्यू, क्या वो सही हम्म। है एक महिला के लिए? हाँ, फिर से वही बात है, अगर आप ज्यादा लंबे समय तक कोई ऐसी गोली खिलाएंगे जो कि एक बच्चे को या फिर एक फीटस को मार सकती है, तो हम्म। वो सोचिए बॉडी में कितना नुकसान कर सकती है। हम्म। अगर आप टीनेज प्रेगनेंसी आजकल बहुत हो रही है, हम्म। लड़कियां 17-18 साल में बिना शादी के प्रेग्नेंट हो जाती हैं, हम्म। वैसे केस में दवा खिलाना जरूरी हो जाता है। हम्म। लेकिन अब आप इसको रेगुलर यूज में ले आए, तो रेगुलर यूज करना इसके लिए आप लड़की के लिए तो नुकसान करेगा ही, आगे फ्यूचर में अगर वो बच्चा करना चाहेगी तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए कभी भी जो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव है, रेगुलरली नहीं देना है। उसका नाम ही इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव है, मतलब आप उसको इमरजेंसी में ही दें। हम्म। ऐसे नहीं देना है कि जब सेक्स किया तब हमने खिला दिया गोली, नहीं करना है। अगर आप रेगुलरली कर रहे हैं, फिर या तो आप कॉपर टी का इस्तेमाल करें, या फिर आप अगर कभी महीने में 2-4 बार कर रहे हैं, कभी कभार कर रहे हैं, तो आप कॉन्डम का इस्तेमाल करें। कॉन्डम सबसे बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव है, बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और सिर्फ प्रेगनेंसी से नहीं बचाएगा, और भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज HIV वगैरह से भी बचाएगा। जैसे ये एक और भी मतलब लोगों के मन में सवाल होता है कि हमने पहली बार सेक्स किया या सेक्स करने से हमारा जो पीरियड्स का साइकिल होता है वो बदल जाता है, हम्म। जो 5 तारीख को आने वाला होता है वो 5 को नहीं आता है, 10 को आता है या 20 को आता है। मतलब कि हम्म। वो ब्रेक लग जाता है जो हमेशा पिछले कई महीनों से कई सालों से चलता आ रहा है। ऐसा क्यों होता है? हम्म। फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है वो हार्मोन से रेगुलेटेड होती है। बॉडी में ईस्ट्रोजन हार्मोन होते हैं, प्रोजेस्टेरॉन होते हैं, जो फीमेल हार्मोन होते हैं, ईस्ट्रोजन मोस्टली हम्म। उससे रेगुलेटेड होती है। ईस्ट्रोजन का लेवल बॉडी में बढ़ता घटता रहता है, हम्म। डाइट की वजह से भी बढ़ता घटता है, एक्सरसाइज की वजह से भी, स्लीप की वजह से भी, वर्क स्ट्रेस की वजह से भी, सेक्सुअल एक्टिविटी की वजह से भी। हम्म। सेक्सुअल एक्टिविटी के समय जो हार्मोन का लेवल्स है वो बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होने लगता है, और हम्म। उसी की वजह से साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है। हम्म। अब देखिए, इसका मतलब ये नहीं कि सेक्स नहीं करना है। हम्म। सेक्सुअल एक्टिविटी अगर आप रेगुलर बेसिस पे करेंगे तो बॉडी में जो हार्मोन का सिक्रीशन हो रहा है वो भी उसी तरह से रेगुलेट हो जाएगा, और हम्म। बॉडी समझ जाएगी कि हाँ, हमें कब कौन सा कितना हार्मोन निकालना है। हम्म। अगर आपका हार्मोन कम निकलेगा ऑब्वियसली, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो प्रॉब्लम करेगी, डिरेंज हो जाएगी, टाइमिंग जो है वो गड़बड़ हो जाएगी, ब्लीडिंग जो है वो कम हो जाएगी, ये सब प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर आप रेगुलर सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने लगते हैं तो साइकिल धीरे धीरे बॉडी एडजस्ट करने लगती है, और फिर उसके बाद साइकिल भी नॉर्मल हो जाती है। ये बहुत नॉर्मल कंप्लेन है कि सर मैंने सेक्स किया और मुझे पीरियड की डेट से 15 दिन हो गया, मुझे पीरियड ही नहीं आया। इसका हम्म। मतलब ये नहीं कि प्रेग्नेंट हो गई आप, हम्म। आपकी साइकिल जो है वो रेगुलेटेड अभी तक सही से चल रही थी। अब हम्म। वो सेक्सुअल एक्टिविटी की वजह से हार्मोन रेगुलेशन गड़बड़ हुआ आपके बॉडी में, और उसकी वजह से साइकिल आपकी डिरेंज हो गई। नॉर्मल अगर आप रूटीन फॉलो करते रहेंगे, एक्सरसाइज, डाइट और सेक्सुअल एक्टिविटी आप नॉर्मल करते रहेंगे लाइफ के साथ, मतलब डेली बेसिस पे, तो साइकिल अपने आप रेगुलर हो जाएगी। किसी दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी इसके लिए, हम्म। और घबराने की बात नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि आप प्रेग्नेंट हो गए हैं, तो सिंपल सा टेस्ट आता है यूरिन प्रेगनेंसी किट का, यूरिन लेके 2 ड्रॉप डाल के टेस्ट कर लेना है, सभी को पता है ये बात। हम्म। पीरियड्स के ऊपर ही 10-12 दिन के बाद पॉजिटिव आता है। या जब पीरियड्स के ऊपर ही बात कर रहे हैं तो कुछ चीज़ें समझना चाहता हूँ कि गांव में आज भी अभी देखा जाता है कि जब महिलाओं का पीरियड्स का दौर चल रहा होता है, जो साइकिल चल रहा था उसमें ना खाना बनाने के लिए कहा जाता है कि खाने बनाने का इजाज़त नहीं है, पूजा करने का इजाज़त नहीं है, उस समय बाल नहीं धोया जाता है। ठीक है। इसका क्या लॉजिक क्या है इसका? देखिए, गांव में और मतलब गांव में ही नहीं, शहर में भी लोगों का ये मानना है कि
जो मेंस्ट्रुअल ब्लड होता है वो इम्प्योर होता है। हम्म। बहुत सारे मैंने देखा है लोगों को, वीडियो में भी देखा मैंने कि लोग बताते हैं कि मेंस्ट्रुअल ब्लड इम्प्योर ब्लड है इसीलिए वो निकल जाता है बॉडी से। कोई भी ब्लड इम्प्योर नहीं होता है। हम्म। ब्लड आप अगर आपके बॉडी में है तो आप उसी की वजह से जिंदा हैं। देखिए, ब्लड होता है दो तरह का। एक होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि हार्ट से निकलता है, हम्म। और एक होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हम्म। जो कि लंग्स में जाता है। हम्म। पूरी बॉडी से लंग्स में जाएगा, लंग्स में ऑक्सीजनेट होगा, फिर वो लंग्स से हार्ट में जाएगा और हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बॉडी में जाएगा और ऑक्सीजन की सप्लाई करेगा। हम्म। ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ब्लड में जो यूट्रस में ब्लड होता है, जो हम्म। मेंस्ट्रुअल ब्लड होता है, वो इम्प्योर नहीं होता, वो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही होता है। हम्म। उसके बाद वो जो एंडोमेट्रियम होता है, जो बच्चेदानी का जो अंदर वाला हिस्सा होता है, अंदर वाला जो दीवार होती है बच्चेदानी की, वो शेड करती है। ओके। और वो शेड करती है और वो ब्लड निकलता है वहां से। तो ये इम्प्योर ब्लड नहीं होता, ये बॉडी का नॉर्मल ब्लड है, नॉर्मल फिजियोलॉजी है ये बॉडी की। हम्म। इस जैसे आपके मुंह में सलाइवा बनता है, आप हम्म। खाना खाते हैं तो आपके पेट में एसिड का सिक्रीशन और एंजाइम का सिक्रीशन होता है। जैसे आपके किडनी में यूरिन बनता है, उसी तरह फीमेल में मेंस्ट्रुअल ब्लड जो होता है वो बनता है। हम्म। जैसे जैसे नॉर्मल फिजियोलॉजी है, ये बॉडी का नॉर्मल मैकेनिज्म है। हम्म। अब इसको हम किसी चीज से जोड़ दे कि ये गंदा है चीज है, तो ये गलत बात है, ये ऐसा होना नहीं चाहिए। मंदिर में अगर आप जा रहे हैं, हाँ, बहुत सारी लड़कियां क्या करती हैं कि सैनिटरी पैड का इस्तेमाल नहीं करती हैं, गंदे कपड़े का इस्तेमाल कर लिया, पोंछ लिया इधर उधर। वो सब नहीं करना चाहिए, सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करना चाहिए। ये आजकल आप मूवी देखने भी जाएंगे तो वहां पे भी बताया जाता है हमें कि सैनिटरी पैड कितना इंपॉर्टेंट है। सैनिटरी पैड अगर आप यूज कर रहे हैं तो ध्यान देना है इस बात का हमें कि लंबे टाइम तक सैनिटरी पैड नहीं पहनना है। अगर आप लंबे टाइम तक सैनिटरी पैड पहनती हैं और ब्लड उसमें लगा रहता है और वही पहने पहने आप रात भर सो जाती हैं, तो हम्म। इससे एक बहुत ही डेंजरस बीमारी होती है जिसमें जान बचाना भी मुश्किल हो जाता है। वो ब्लड वहीं इकट्ठा रहेगा, उसमें बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होगा और वो इन्फेक्शन स्किन के थ्रू बॉडी में चला जाएगा, और इस कंडीशन को हम टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम कहते हैं। इसमें हम्म। डेथ हो जाती है। इसलिए सैनिटरी पैड को चेंज करना है। आप चाहे कितनी भी थकी हुई आती हैं, सैनिटरी पैड रात को चेंज, पीरियड के समय सैनिटरी पैड को चेंज करके ही सोए रात को। लगातार लंबे समय तक एक ही पैड नहीं पहने रहना है। कितने टाइम तक एक पैड्स का यूज करना चाहिए? वो डिपेंड करता है फीमेल की ब्लीडिंग पैटर्न पे, कितना ब्लीडिंग हो रहा है। ज्यादा हो रहा है तो जल्दी चेंज करना है, कम हो रहा है तो थोड़ा ज्यादा। बस ये है कि आपको, फीमेल को पता होता है कि हाँ ज्यादा गीला हो गया है तो अब चेंज कर लेना चाहिए। वो अब ज्यादा देर तक वही पहने नहीं रहना चाहिए। तो मंदिर में जाना, किचन में जाना, इससे कोई दिक्कत नहीं है? इससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई हानि नहीं है, कोई इन्फेक्शन का डर नहीं है, कुछ नहीं है। आपको हाइजीन मेंटेन रखना है, साफ सफाई रखनी है, बस और कुछ नहीं। हम्म। हम सेक्स से ही रिलेटेड बात कर रहे हैं। जैसे यंग जनरेशन आज जो है मैस्टरबेट को लेकर, ठीक है, हम्म। मैस्टरबेशन को लेकर बड़ा कई सवाल होता है। लोग कहते हैं कि मैस्टरबेशन करने से बहुत कमजोरी हो जाती है, ठीक है, आगे चलकर फ्यूचर में दिक्कत होगा, ठीक है, इस पर मतलब थोड़ा सा डिटेल में बताइए। मेरे पास भी बहुत सारे पेशेंट आते हैं मास्टरबेशन से, सर मेरा ये प्रॉब्लम हो गया, वो प्रॉब्लम हो गया, मुझे, मैंने बचपन में बहुत मास्टरबेट किया, हम्म। मुझे अर्ली डिस्चार्ज हो जाता है, हम्म। मुझे सेक्स तक मैं पहुंच ही नहीं पाता हूँ, टच से ही मेरा डिस्चार्ज हो जाता है, मुझे इरेक्शन ही नहीं होता है, हम्म। मैंने मास्टरबेट किया शायद इसी वजह से होता है। तो ये मास्टरबेशन से रिलेटेड नहीं है ये सब चीजें। ठीक हम्म। है, शुरू में अगर आप सेक्सुअल एक्टिविटी में अगर आप इन्वॉल्व होते हैं शुरू में तो आपको अर्ली डिस्चार्ज हो सकता है। हम्म। हम अगर अचानक से जिम जाना शुरू कर दे तो हम 20 किलो 40 किलो अचानक से तो उठा नहीं पाएंगे। थोड़ा हम्म। थोड़ा करके ही हमारी एनर्जी और स्टैमिना बनेगा। तो हम्म। अगर आप सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, थोड़ा थोड़ा करके आपकी परफॉर्मेंस भी इंक्रीज होती है, आपको उसकी आदत लगती है। हम्म। अब मास्टरबेशन पे आते हैं, तो मास्टरबेशन बहुत ज्यादा नहीं करना चाहिए और नहीं करना चाहिए। अब हम्म। कुछ लोग बोलते हैं कि सर मैं मास्टरबेशन करता ही नहीं हूं, मैं बहुत हेल्दी हूं। तो हम्म। उससे आप हेल्दी नहीं हो। आप अपने डाइट से और एक्सरसाइज अगर आप कर रहे हो तो उसकी वजह से आप हेल्दी हो। मास्टरबेशन अगर आप कर रहे हो उसकी वजह से बॉडी में वीकनेस नहीं होती है। हम्म। मास्टरबेशन करने से कुछ लोगों को लगता है थकान हो गया है और रिलैक्स फील करते हैं मास्टरबेशन करने के बाद। तो हम्म। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम मास्टरबेशन करते हैं तो हमारे ब्रेन से कुछ केमिकल रिलीज होते हैं जो हमें हमारे मसल्स को रिलैक्स करते हैं।
तो हम्म हमें ऐसा फील होता है, बॉडी में वीकनेस नहीं होती है कोई। देखिए, अब मैंने पहले बहुत सारे वीडियोस भी बनाए और बहुत सारे लोगों को समझाया भी अपने ओपीडी में कि मास्टरबेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, आप कर सकते हो, ये सेफ होता है और इससे कोई आगे जाके बीमारी नहीं होती। ना कोई फिजिकल बीमारी होती है, ना ही कोई मेंटल बीमारी होती है, ना ही कोई सेक्सुअल बीमारी होती है। हम्म मास्टरबेशन से कोई बीमारी नहीं होती। और ये इस पे बहुत सारे रिसर्च भी हो चुके हैं, ये प्रूवन फैक्ट है कि मास्टरबेशन इज नॉट बैड। लेकिन मेरे पास फिर ऐसे पेशेंट आने लगे हैं जो दिन में 4-4 5-5 बार मास्टरबेट कर रहे हैं। हम्म अब ये तो ज्यादा हो गया। अब हम्म अगर आप पेशेंट को या वीडियो में आप समझा रहे हो कि मास्टरबेशन हेल्दी है, आप कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप दिन में आप 4 बार 5 बार करो। अब हम्म 4 बार 5 बार करोगे तो भाई ऑब्वियसली कोई भी चीज आप इतनी एक्सेस में करोगे तो वो बैड हो जाएगा ना। हम्म आप पानी भी पी लोगे बहुत ज्यादा तो वो आपके लिए बैड हो जाएगा। तो हम्म आप हफ्ते में 2 बार या 3 बार कर सकते हैं, हम्म इससे ज्यादा हम एडवाइस नहीं करते हैं। अगर आपका ज्यादा मन हो रहा है तो 4 बार कर सकते हैं हफ्ते में, 3 बार 4 बार ठीक है। डेली 2 बार करना, 3 बार करना, वो करना नहीं चाहिए, उससे एक्चुअली में प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर हम्म इरेक्शन में प्रॉब्लम होगी, लिबिडो कम होगा, हम्म सेक्स करने की इच्छा कम होगी, सीमेन की क्वालिटी खराब होगी, ये सब होने लगेगा प्रॉब्लम, अगर ज्यादा कोई मास्टरबेट करता है तो। हम्म। लेकिन लिमिटेड नंबर में करना कोई नुकसान नहीं है। जैसे आज का मतलब देखा जा रहा है कि जो भी एडल्ट वीडियोस होते हैं, एडल्ट वीडियोस में दिखाया जाता है कि सामने वाला जो पार्टनर है काफी लॉन्ग टाइम तक चल रहा है, और वो चीजें मतलब पार्टनर भी उम्मीद करता है कि मैं भी ऐसा करूं। ठीक है। एक हम्म। नॉर्मल इंसान कितने टाइम, मतलब कितना उसका टाइम होता है सेक्स का, वो कितने टाइम तक वो सेक्स कर सकता है? देखिए, अगर सेक्स की बात करें तो जो नॉर्मल ड्यूरेशन होता है, नॉर्मल जिसको कहते हैं, वो 10 मिनट से लेकर 50 मिनट तक हम नॉर्मल कह सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों को 2-4 मिनट में भी हो जाता है हम्म डिस्चार्ज। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उसको अर्ली डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है। हम्म अगर उसको 2-4 मिनट के अंदर हो जा रहा है और ये लंबे समय तक प्रॉब्लम हो रही है, 2-4 महीने 6 महीने तक ये ऐसे ही हो रहा है कि टच करते ही डिस्चार्ज हो जा रहा है, टच करते ही डिस्चार्ज हो जा रहा है, हर 1 मिनट पे डिस्चार्ज हो रहा है, लास्ट ही नहीं कर रहा है, और ये कई बार हो रहा है, ये हम्म नहीं कि एक बार हुआ तो सीधे अब जाएंगे हम दवा लेने, ऐसा नहीं करना है। अगर आपको ये प्रॉब्लम कुछ महीनों तक लगातार रहती है, तब इसका मतलब है कि आपको इलाज की जरूरत है। हम्म लेकिन आपको 1-2 बार अर्ली डिस्चार्ज हो गया तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। शुरू में आप सेक्सुअल एक्टिविटी शुरू करते हो तो अर्ली डिस्चार्ज की प्रॉब्लम बहुत लोगों में देखने को मिलती है और ये नॉर्मल होता है। हम्म और मास्टरबेशन वगैरह करने से सीमेन की क्वालिटी वगैरह भी कम नहीं होती है। हम्म। अगर आप वही ज्यादा मास्टरबेशन करते हैं तो प्रॉब्लम होता है। अनिमेश, ये भी देखा जाता है कि कई लोग होते हैं, कई पार्टनर होते हैं, उन्हें लगता है कि मेरी जो पार्टनर है वो सेटिस्फाइड नहीं हो पाई है मेरे सेक्स से। ठीक है। तो मतलब कैसे पता चलेगा कि वो मेरी जो पार्टनर है वो सेटिस्फाइड हो गई है, और क्या ऐसा करे कि वो सेटिस्फाइड हो जाए? इस पे थोड़ा डिटेल से। देखिए, फीमेल को जब इंटरकोर्स करती है फीमेल हम्म मेल के साथ, तो फीमेल को ऑर्गेजम आने में टाइम लगता है हम्म और लड़के को डिस्चार्ज या इजैकुलेशन जल्दी हो जाता है। हम्म अगर मान लीजिए कोई 15 मिनट्स तक इंटरकोर्स करता है हम्म तो लड़के को हो सकता है इजैकुलेशन हो जाए, ऑर्गेजम आ जाए, और लड़की को हो सकता है ऑर्गेजम ना आए। हम्म अब इससे क्या होता है, लड़का जो है वो, उसको गिल्ट होता है कि मुझे तो आ गया, मेरी पार्टनर को नहीं आया। हम्म और वो अपने पार्टनर के साथ करने के लिए नेक्स्ट टाइम बहुत सोचता है कि हम्म मैं करूं कि ना करूं, और मुझे जल्दी हो जाएगा और मेरी पार्टनर को नहीं होगा तो हम्म मैं कैसे उसको ले आऊं। तो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं हम्म क्योंकि आपको तो आ गया ऑर्गेजम, आपकी पार्टनर को नहीं आया। अब जब आपकी पार्टनर को नहीं आया है तो ऑब्वियसली रिलेशन में प्रॉब्लम आने लगती है हम्म कि आप सेटिस्फाई नहीं कर पाते मुझे। तो हम्म लड़के को जो है, लड़का जो है डिप्रेस्ड हो जाता है कि मैं सेटिस्फाई नहीं कर पाता पार्टनर को, और उसे लगता है सिर्फ सेक्सुअल इंटरकोर्स से ही सेटिस्फेक्शन मिलती है, ऑर्गेजम आता है। ऐसा नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर को सेम टाइम पे ऑर्गेजम आए जब आपको आ रहा है, आपके फीमेल पार्टनर को भी आ जाए, तो हम्म डायरेक्ट इंटरकोर्स नहीं करना है। हम्म आपको अपने फीमेल पार्टनर को फोरप्ले से एक्साइट करना है पहले। हम्म जब फीमेल पार्टनर एक्साइट होगी तो ऑर्गेजम जल्दी आएगा। हम्म देखिए, अगर कपल्स साथ में रहते हैं तो हम्म साथ में रहते रहते और वो रेगुलरली बेसिस पे सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, तो हम्म ऑर्गेजम लेट आता है।
और ये मेल के साथ भी होता है, ये फीमेल के साथ भी होता है। हम्म। अगर लेकिन मेल के साथ फिर भी ऑर्गेजम आ जाता है, हम्म। फीमेल के साथ ऑर्गेजम आने में टाइम लगता है। तो हम्म। अगर आप चाहते हैं कि फीमेल के ऑर्गेजम जो है वो मेरे साथ आ जाए, हम्म। उसका टाइम कम हो जाए, तो आपको उससे उससे पहले फोर प्ले करना होगा। फोर प्ले का मतलब आप किस करिए, किस करने के साथ आप प्राइवेट पार्ट्स को आप एक्साइट करिए। हम्म। उसके बाद जब वो पूरी तरह से एक्साइट हो जाए, उसके बाद आप सेक्सुअल इंटरकोर्स में हम्म। इन्वॉल्व होइए। डायरेक्टली सेक्सुअल सेक्सुअल इंटरकोर्स में आप इन्वॉल्व होंगे तो डेफिनेटली लड़के को आ जाएगा ऑर्गेजम, लड़की को नहीं आएगा। लड़की को एक्साइट करके फिर आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करेंगे तो दोनों को आएगा सही समय पे। क्या हर रोज सेक्स करना सही है? ये बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, आप सेक्सुअली हेल्दी हैं, तो बिल्कुल आप रेगुलर बेसिस पे, डेली बेसिस पे कर सकते हैं। और बहुत सारे मैरिड कपल्स करते भी हैं रेगुलर बेसिस पे। कुछ लोगों को रात में अच्छा लगता है, कुछ लोगों को दिन में अच्छा लगता है करना, तो वो अपना अपना है। रेगुलर बेसिस पे सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके कोई साइड इफेक्ट्स वगैरह कुछ भी नहीं है? नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, किसी को कोई किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। बस रफ सेक्स में इन्वॉल्व नहीं होना है। हम्म। रफ सेक्स अगर आप करते हैं अपने पार्टनर के साथ, जिसको वाइल्ड सेक्स भी कहते हैं, अगर ऐसी एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व होंगे तो आप हो सकता है अपने प्राइवेट पार्ट्स को इंजर कर सकते हैं। दोनों पार्टनर के लिए क्या वाइल्ड सेक्स सही होता है? हाँ, वही मैंने बताया कि अगर आप ऐसे सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो रहे हैं कि आप अपने पार्टनर को हर्ट कर रहे हैं या खुद भी हर्ट हो रहे हैं, प्राइवेट पार्ट आपकी इंजर हो रही है, ब्लीडिंग हो रहा है, तो इतने ज्यादा वाइल्ड सेक्स करना प्रॉब्लम कर सकता है, क्योंकि वो पार्ट्स बहुत सेंसिटिव होते हैं और उसमें अगर इंजरी होगी तो वहां से इन्फेक्शन बहुत तेजी से फैलेगा बॉडी में। तो हम्म। आपको ऐसी ऐसे एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होना है जिससे आपके प्राइवेट पार्ट को नुकसान पहुंचे। हम्म। नहीं तो आप जिस लेवल पे जाना चाहते हैं आप जा सकते हैं, बस आपको ध्यान रखना है कि इंजरी ना हो। देखिए, एक कंडीशन होती है मेल्स में, पेनाइल फ्रैक्चर, हम्म। जो वाइल्ड सेक्स करते समय होती है। हम्म। जैसे अगर आप वाइल्ड सेक्स कर रहे हैं, बहुत ज्यादा सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं और आपका पेनिस इरेक्ट है, हम्म। और इरेक्शन के समय वो वेजाइना में ना जाके पेल्विस से टक्कर खाता है। हम्म। पेल्विस का मतलब हड्डी से, जो फीमेल बॉडी का जो कूल्हा होता है पेल्विस, हम्म। उससे टक्कर खाता है। हम्म। तो इरेक्ट है पेनिस, अब वो जब टक्कर खाएगा वेजाइना में ना जाके वो पेल्विस में टक्कर खाएगा बोन में, तो क्या होगा, वो मुड़ जाएगा, बहुत तेजी से मुड़ेगा और वहां पे इंजरी हो जाएगी। और हम्म। इतना सीवियर इंजरी होगी कि फिर ऑपरेशन करना पड़ता है। ऐसे बहुत सारे केसेस मेरे पास आए हैं, मैंने सर्जरी भी किया है पेनाइल फ्रैक्चर का। फ्रैक्चर बोन का होता है लेकिन पेनिस में कोई बोन नहीं होता, लेकिन हम उस कंडीशन को पेनाइल फ्रैक्चर कहते हैं क्योंकि वो इरेक्ट पेनिस का फ्रैक्चर होता है। वो हम्म। टूट जाता है बिल्कुल इस तरह से कि उसके ब्लड वेसल्स, उसका जो अंदर का मसल्स है, वो सब डैमेज हो जाते हैं उसमें। तो हमने सेक्स से रिलेटेड लगभग लगभग क्वेश्चन को टच कर लिया है। और जो भी जिसके तक जो भी ये वीडियो देख रहा है उनसे एक ही रिक्वेस्ट है, और हमारे डॉक्टर का भी रिक्वेस्ट है कि जो भी वो वीडियो अगर देखते हैं इंस्टाग्राम के थ्रू या फेसबुक के थ्रू या यूट्यूब के थ्रू, किसी भी माध्यम से, तो वो देखिए कि वीडियो बनाने वाला व्यक्ति कौन है। अगर कोई डॉक्टर है तो हम उनके वीडियोज पर ट्रस्ट कर सकते हैं। ठीक है। अगर कोई खुद को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बता रहा है और उसके वीडियो पर आप ट्रस्ट करके कोई भी अपने घर बैठे इलाज कर रहे हैं, तो ये आपके लिए सही नहीं है। ऐसे केस में आप कोशिश करिए, कोई भी आपको कोई भी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो डायरेक्ट डॉक्टर से मिलना सही होता है। और जो भी हमने इस वीडियो में डिस्कस किया सेक्स से रिलेटेड, डॉक्टर अन्वेष ने बताया। तो आपने जो भी वीडियो से सीखा उसके लिए धन्यवाद। और डॉक्टर आपको भी, डॉक्टर अन्वेष आपको भी बहुत बहुत थैंक यू, थैंक यू। इतने सारे इन्फॉर्मेशन देने के लिए। कई लोगों का सवाल होता है, वो मन में ही दबाए बैठे रहते हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत उनके तरफ से भी धन्यवाद आपको। थैंक यू।